अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मुताहिर चलीस खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात होगी कराची के ऊपर, क्योंकि हम ज्यादा फोकस कराची को आज रखेंगे। पूरे पाकिस्तान को तकरीबन चलाने वाला कराची है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तकरीबन 70% से ज्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है हर सूरत में, चाहे वो किसी भी टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो फिशरीज की जानिब से आने वाली इनकम हो, किसी भी तरह हो। कौमी खजाने को ज्यादातर जो है वो कराची ही भरता है। अब अगर कराची की अगर बात ना की जाए तो ये इसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि हम कुछ दिन से ये सुनते आ रहे हैं कि कराची को जो उसकी काउंटिंग है, कराची की मर्दमशुमारी की, वो गलत गिनी है और उसे एक्सेप्ट करना पीटीआई की जानिब से वो कराची के साथ ज्यादती तस्वुर की जा रही है। सिंध हुकूमत का यह मौकफ है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पा रही है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो सेंसस है प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं सके हैं, जिसकी वजह से हम मर्दमशुमारी नहीं करा सकते, जिसकी वजह से जो दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम अजला जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। उसके साथ साथ वो कम्युनिटी भी मुतासिर हो रही है जिनको शायद अब तक पाकिस्तानी होने का दर्जा नहीं मिल सका है। शनाख्ती कार्ड की सूरत में हो, चाहे उनके फंड्स की सूरत में हो, उन्हें देने वाली फैसिलिटी हो, किसी भी तरह की फैसिलिटी हो, वो उन तक शायद अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। बड़े बड़े दावे सिंध हुकूमत और वफाक की जानिब से किए जाते हैं। उन दावों की कलई कब खुलती है कि जब ग्राउंड रियलिटी पे पहुंचा जाता है और उसके बाद उन चीजों को देखा जाए और भांपा जाता है। सूरत हाल क्या है कराची की, इस पे बात करेंगे, और वो कम्युनिटी जो इस तमाम चीजों से मुतासिर होती है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर रहमतुल्लाह एहसन साहब हैं, तज्जियाकार हैं और आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे यकीनी तौर पे इस पे काफी ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरत पड़ेगी कराची के इस पे पॉइंट पे। दूसरी जानिब उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद हुसैन शेख साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान से आपका ताल्लुक है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और तकरीबन उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो शायद ज्यादातर मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। मैं सबसे पहले रहमत साहब आपकी तरफ आऊंगा। कराची की अगर मैं होल सोल बात करूं, जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है कराची की, ओन नहीं कर रहा कोई कराची को, ना सिंध हुकूमत ना वफाक, किस करवट जा रहा है कराची का ऊँट? असल चीज जो कराची के हवाले से ये है कि कराची के जो असल जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने कराची से ओहदे लिए, जिन्होंने कराची से सब कुछ सहूलतें ले ली, वो कराची को कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है, वफाक जो है वो भी इस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको डिलीवर कर लेना चाहिए था। ठीक है, जितने भी मसाइल कराची के ऊपर आते हैं, चाहे वो बारिश के मसाइल हों, चाहे वो किसी भी तरह के मसाइल हों, वो वफाक जो है अपना हाथ कराची से क्या कर लेता है, निकाल लेता है। वो सारी की सारी जिम्मेदारी वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आयद कर देते हैं कि ये जिम्मेदारी, और तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो कहते हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट की है। जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ हम आते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी जो होती है वो अपनी जिम्मेदारी उठा करके फिर जो कराची के जो इदारे हैं, बल्दियात के जो सिस्टम है, उनके ऊपर वो सारी जिम्मेदारी वो आयद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे कराची के जो जिससे हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो 3 इदारे हैं, वो तीनों ही कराची से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। इस तरीके से कराची को कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी चीज ये है कि कराची की जो असल मर्दमशुमारी है उसको जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया कि कराची की असल मर्दमशुमारी कितनी है। जब तक मर्दमशुमारी क्लियर नहीं होगी तब तक कराची को कुछ चीज मिलना मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो सेंसस दिए गए, जो फिगर्स दिए गए, फिगर आउट किया गया कराची को, जितनी बड़ी क्वांटिटी में आवाम को गिना गया, क्या आपने देखा उस हिसाब से लोगों को फंड मिल सका, वहां तक पहुंच सका? नहीं, कराची को कोई भी फैसिलिटेट किसी ने भी नहीं किया। जितने भी मर्दमशुमारी हुई है, जितने भी अफराद गिने गए हैं, जितने भी कराची के मर्दमशुमारी ये शुमार की जाती है, वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ है, जबकि हकीकत में ये है कि 3 करोड़ तक कराची की आबादी जो है पहुंच चुकी है। जितनी आबादी है उस एतबार से अगर कराची को फंड्स मिलेंगे तो कराची आगे बढ़ेगी। और कराची का जो अवाम है, उस कराची के अवाम की जो सहूलियात हैं, वो सहूलियात उनको मुयसर नहीं है। इस एतबार से क्योंकि यहाँ पर ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की क्या है, आपस में जंग चल रही। जब तक इनकी आपस की जंग खत्म नहीं होगी तब तक कराची को हक नहीं मिल सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो सूरत हाल हम देखते हैं सेंसस के सूरत में हो या फंड्स की सूरत में हो, सबसे ज्यादा मुतासर कौन हुआ है कराची के अंदर? कराची के अंदर हम जो अवाम है, जिसको जो गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं रखता, वो अवाम ज्यादातर वो देही इलाके हों, वो भी मुतासर हुए हैं। और कराची का जो बेसिकल जो अवाम है वो मुतासर हुए हैं। उनको किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली है। मिसाल के तौर पर हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मिसाल जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान पूरा कराची डूब रहा होता है। जब अपनी मर्जी से
قدرت کے طور پر جو پانی بہ جاتا ہے اس کے بعد مشینری جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے، پھر ساری چیزیں جو لا کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، وفا کہتا ہے ہم نے کام کیا، صوبہ کہتا ہے ہم نے کام کیا، اور بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کو صرف اور صرف انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، کراچی کے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کراچی کے عوام کے لیے، اور سب سے پہلی دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی کے عوام کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو آگے لائیں جو کراچی کا خیال رکھتے ہوں، جو کراچی کے حقوق کو پاسداری کرتے ہوں، جو کراچی کو انہوں نے کچھ دیا ہو، کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ جنہوں نے کراچی کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں دیا ہے، انہی لوگوں کو عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، ورنہ جو حکومتیں جو ہیں، وفاق جو ہے اور جو صوبہ ہے۔ کیسے میں اس پہ آپ کی طرف آؤں گا، میں پہلے اب جانا چاہوں گا حسین شیخ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، جس طرح سے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے لے کر آئے، نمائندگی اپنی دے، اور ایسی دے کہ وہ شخص نکل کے سامنے اور ان کے لیے کام کرے۔ مگر جو کمیونٹی زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ یقینی طور پہ جو فشریز ہیں، ماہی گیر ہیں، اور ایسے ہیں جو کہ بنگالیز کمیونٹی سے ہیں، انہیں ابھی تک شناخت تک نہیں دی جا سکی ہے، تو وہ کیسے اپنی نمائندہ جماعت کو اپنے ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مطہر صاحب آپ کی ٹیم کا اور K21 کا شکر گزار ہوں کہ آج کراچی کی صورتحال کے اوپر کچھ بات کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا آپ نے۔ بات یہ جیسے رحمت صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست بات ہے کہ سب سے پہلے تو کراچی کی مردم شماری درست کی جائے۔ یہ 1.5 کروڑ کی شہر نہیں ہے، یہ 3 کروڑ کی شہر ہے۔ نادرا بھی بتاتا ہے کہ 2.5 کروڑ ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح بلدیاتی نظام چاہیے، جو مشرف صاحب کے دور میں بلدیاتی نظام تھا وہ نظام چاہیے، پاورفل نظام جس میں وسائل بھی ہو، اختیارات بھی ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں وہ نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آنا چاہیے، کیوں نہیں آ سکتا؟ کوئی چیز ممکن نہیں ہے، لیکن نیتیں لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو ہے مصطفیٰ کمال جیسا ناظم چاہیے، بچو عبد القادر دیوان جیسا نائب ناظم چاہیے، یعنی میئر اور ڈپٹی میئر۔ اور اس وقت جو ہے کراچی کے اندر اردو سپیکنگ، پختون سپیکنگ اور بنگالی سپیکنگ کراچی میں زیادہ ہیں، اور ہماری جو کمیونٹی ہے الحمدللہ 107 آبادیوں پر مشتمل ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہم نے 83 ناظم کونسلر جتوائے تھے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا دور آیا، اس میں کچھ کم رہے کیونکہ جیتے ہوئے لوگوں کو بھی ہرا دیا گیا تھا، وہ اس وقت کا مسئلہ اور ہے۔ ابھی بھی انشاءاللہ 50 علاقے ایسے ہیں جہاں سے ہم اپنے ناظم کونسلر جتوا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے جو چکر ہے نا، اس سے ہٹ کر کے سندھ حکومت ذرا تھوڑا سا سنسیئر ہو جائے کراچی کے لیے، کہ وہ ابھی دیکھیے اعلان ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گی کہ ہم 20 جولائی کو جو ہے پنجاب میں الیکشن کرا رہے ہیں بلدیاتی، اور 8 اپریل کو جو ہے خیبر پختونخوا میں۔ سندھ اور بلوچستان کو کیا قیامت آ گئی بھائی؟ حکومت نے تو روک دیا نا، روک دیا ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری سینسز ہمارے پورے نہیں ہوں گے، ہماری گنتی پوری نہیں ہوگی تو ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ جب تک انہوں نے یہ ایک فیس رکھ دیا ہے، بالکل کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے کے اندر پوری کراچی کی جو ہے گنتی مکمل ہو سکتی ہے، لیکن نیت ہی نہیں ہے نا۔ اب پچھلے 2015 کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، کیا سندھ حکومت کرا رہی تھی؟ سپریم کورٹ نے جب ڈنڈا اٹھایا تو پھر انہوں نے وہ کرایا، لیکن لولی لگڑی وہ چیز دی۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا، وسیم اختر صاحب میئر تھے، وہ اختیارات کا رونا روتے تھے ہمیشہ۔ آپ نے سنا اختیارات نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں یہی اختیارات جو وسیم اختر کو ملے تھے، یہی وسائل جو ملے تھے، اگر یہ مصطفیٰ کمال کو ملتا یہ کام کر جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال کو اگر اختیارات ملے تو وہ پراپر کام کریں گے؟ پراپر کام پہ کیسز چل رہے ہیں، 1 سال کے اندر الاٹمنٹ کے کیسز آئیں کے اوپر؟ وہ کیسز ہیں، جھوٹے کیسز، وہ ہم کو پتا ہے جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ نہیں خواہ بلا، اگر سچے ہیں تو ابھی تک کتنے وہ تو پیش ہوتے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو اب تک کلیئر ہو چکے ہوتے۔ نہیں کر رہے نا، کرتے نہیں ہیں، دباؤ میں رکھتے ہیں لیڈروں کو۔ اس مصطفیٰ کمال جیسا یہاں میئر چاہیے، اور ڈپٹی میئر کے لیے ہم بچو عبد القادر دیوان جو پاک مسلم الاج دیوان کے چیئرمین ہے، ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم مان لیتے ہیں سینسز ہوتے ہیں، نمائندگی دیکھی جاتی ہے، مگر جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نادرا نے ان کو ایشو ہی نہیں کرے ہیں یا ان کی کوانٹٹی ہی نہیں بتائی گئی ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے؟ تھوڑا سا مطہر بھائی میں آپ کو بتاؤں، اس وقت تقریباً 50 سے 60% لوگوں کے پاس شناختی کارڈ الحمدللہ موجود ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جو بہت بزرگ لوگ ہیں، کاغذات کی اہمیت کو وہ سمجھتے نہیں تھے، ہمارے برادری کے جو لوگ ہیں،
तो उन्होंने अपने जो कराची के शहरी होने की जो दस्तावेजात थे उन्होंने संभाला नहीं। देखिए कच्ची आबादियों में रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है। अब तो माशाल्लाह नौजवान बहुत पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, तो उन्होंने संभाला नहीं। बंगाल अलग होने के बाद से वो लोग यहाँ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 30 से 35 साल जिनको कराची में या पाकिस्तान में हो गए हैं बंगाली बिरादरी, वो कहते हैं जी वो पाकिस्तानी है, लेकिन जब वो नादरा में जाते हैं वो कहते हैं जी दस्तावेजात ले आओ। ये बेचारे कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? तो इसका हल क्या निकाला है पाक मुस्लिम अलायंस ने, क्या निकाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है नादरा बगैर पेपर वर्क के तो कोई काम नहीं करेगा। हमने वफाकी वज़ीर दाखिला को भी लेटर लिखे हैं, और फिर ये जो या गुज़िश्ता ये मौजूदा और लेटर आया भी है। अच्छा, एक और मुसीबत ये है कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, नारा नाम की जो कार्ड है, नारा नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो गैर मुल्कियों के लिए बनाया था, लेकिन इनको कोई और नहीं मिलता था, बंगालियों को पकड़ पकड़ के जो है वो नारा के कार्ड बनवा देते थे। अब उनके लिए मुसीबत हुई है, नारा का कार्ड भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, बेचारों को पूरे खानदान के जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। तो उसके लिए हमने वजीर दाखिला को लिखा है, मौजूदा जो शेख रशीद साहब है उनकी तरफ से लेटर भी हमारे पास आया है कि आप जो है सिंध के जो जीएम है, क्या नाम है, आजम खान दुर्रानी, डीजी नादरा, तो उनसे मिले और वफाक ने उनको हिदायत दे दी है कि उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए। हमने उनको हिदायत ये दी, हमने उनसे ये गुजारिश की, सॉरी, हमने ये कहा कि जिसका शनाख्ती कार्ड पहले बना हुआ है, नादरा वो नारा का बाद में है, समझ लीजिए उसके साथ ये ज्यादती हुई, उसको कैंसिल किया जाए और उनको जो है क्लियर किया जाए। चलिए मैं आपकी तरफ आऊंगा। रहमत साहब, आपने बातचीत सुनी उनकी, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ सर। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक, 1998 फौज आई थी घर घर में ना, 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर बंगाली बिरादरी को जो है मामला किया जाए, सिर्फ ये ऐलान कर दिया जाए 1998 की मर्दमशुमारी में जो है वो पाकिस्तानी शहरी है, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। 1998 से लेकर अब तक तादाद नहीं देखी आपने कितनी बड़ी होगी? वो कहाँ रजिस्टर्ड होंगे फिर? नहीं, 1998 के बाद जो है तो अभी उनके जो वो है नौजवान जो है, नहीं 1998 वाले जब क्लियर होंगे उनके बच्चे तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें नहीं रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें एनआईसी नहीं मिला, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सके, उनका सवाल फिर कौन उठाएगा? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, 1998 की मर्दमशुमारी में जो है उनके बाद निकाहनामा और जो भी कोई कागजात थे उसको देख करके जो है उन्होंने मर्दमशुमारी में उनका नाम लिखा था। चलिए अगर उसको क्लियर कर दिया जाए, मुताहिर भाई, अगर उसको क्लियर कर दिया जाए ना, हुकूमत ऐलान कर दे कि 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाले बंगाली बिरादरी को जो है पाकिस्तानी शहरी जो है तस्वर किया जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नई होनी चाहिए मर्दमशुमारी और प्रॉपर होनी चाहिए, हम भी इसके हक में। रहमत साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपने बात सुनी, मैं इसी पे आपसे थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि मोहम्मद हुसैन साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि जो कराची के अंदर जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ कौमियतें, जैसे बंगाली है, सिंधी है, उर्दू है, पठान है, जितनी भी हैं, हमें पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी के, हम अपने अवाम को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमें उनको जो ना खानों के अंदर तकसीम नहीं करना है, बांटना नहीं है कि ये सिंधी है तो ये मुहाजिर है तो ये बंगाली है तो ये, क्योंकि जिस मुल्क का बुनियादी इस्लाम के ऊपर है, ये पाकिस्तान जो बना था इस मकसद के ऊपर बना था। तो जो लोग पहले 47 में जो लोग उन्होंने क्या की थी, माइग्रेशन की थी, उनको भी ये हुकूक हासिल है कि वो पाकिस्तानी कहलाएं, उनको हम शनाख्ती कार्ड और कौमियत तमाम तर हुकूक देते हैं। और जो 72 में माइग्रेट करके आए, जो पाकिस्तान के जो दो लख्त हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो लख्त हुआ था, तो उन्होंने भी इसी तरह कुर्बानी दी थी जो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने कुर्बानी दी। तो ये जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर बंगाली जो लोग हैं, इनको हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने एक जगह पर लटका दिया। ठीक है, वो एक जगह पर इसलिए लटका दिया कि हम न इनको शहरियत देते हैं, न इनके हुकूक की बात कर रहे होते हैं, न इनको हुकूक, तो उनके इंसानी हुकूक। क्या हमारी कोताही ये नजर आती है कि हमारे जो इदारे हैं, कुर्बानियां तो उन्होंने ले ली, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियां ले ली, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब ने कुर्बानी दे दी। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर कौमियतों के अंदर आपस में नहीं बंटना चाहिए कि हम सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, पठान हैं, बंगाली हैं, ये हम सबसे पहले पाकिस्तानी है। जो भी पाकिस्तान की बात करता है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। जो लोग पहले आए थे
47 में आए थे, उनको तो हम जो है ना अपना वो पाकिस्तानी मान लेते हैं। जो बाद में आए, जैसे मोहम्मद हसन भाई ने कहा था कि जो बंगाली लोग आए, अभी तक हम उनकी कुछ जो है ना वो एक जगह पर रह रहे होते हैं, उनके कोई हुकूक नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके तो हुकूक कहां से मिल पाएंगे? न वो न इधर के रहे न उधर के रहे। बांग्लादेश भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तान भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनकी किस जुर्म की इनको सजा मिल रही है? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगा मगर ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। पहले क्या जिस तरह से मोहम्मद हुसैन साहब ने पॉइंट उठाया कि जो सूरत हाल थी 1998 की, वो उसी को अगर कंटिन्यू रखा जाता तो वो भी पॉसिबल है, मगर ज्यादा अच्छा ये है कि नए सेंसेस होने चाहिए। क्या नए सेंसेस होना इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पॉसिबल है? इस पे सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मौजूदा सूरत हाल कराची की, जिसमें चाहे जितने भी मंसूबे हों वो भी देखना है, इसके साथ साथ सिंध हुकूमत विफाक का दोनों का जो किरदार है कराची के लिए वो किस तरह से अदा किया जा रहा है, जो दीगर कम्युनिटीज हैं वो इससे किस तरह मुतासर हुई। मगर तीसरा सवाल ये था कि सेंसस मर्दमशुमारी का जो सूरत हाल अच्छी तरीके से सामने ला सकता है सबके सामने, कि किस तरह से चीजों को डिवाइड किया जाना है, लोगों को किस तरह से यहाँ तकसीम किया गया है, किस तरह से लोगों को कहां पर रिहाइश पजीर देने के साथ साथ उनको उनकी शनाख्त भी दी गई है। सेंसस सबसे बड़ा मसला है। क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये होना पॉसिबल है जिस तरह से हुकूमत इस पे सवाल उठा रही है? रहमान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सवाल हमने ब्रेक से पहले यही छोड़ा था कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, विफाक सिंध हुकूमत आपस में लड़ पड़े हैं, MNAs MPs आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या अवाम के लिए सोचा जा रहा है? आपके समझते हैं इस मौजूदा सूरत हाल में मर्दमशुमारी पॉसिबल है? ये जो आपस में लड़ रहे हैं, इनका लड़ना कोई अवाम के फायदे की बात नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम अवाम के फवायद के लिए आपस में जंग कर रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। वो अपने इख्तियारात की जो है जंग लड़ रहे हैं, अपने फवायद की जंग लड़ रहे हैं। अवाम को तो इस्तेमाल किया जाता है। जब अवाम के पास आते हैं, जब इलेक्शन होती है, तो फिर अवाम को जो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके उनको भूल जाते हैं। फिर जब दोबारा इलेक्शन आ जाती है तो फिर उसके बाद फिर अवाम के मसाइल के ऊपर वो लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी और कराची के जो लोग हैं, कराची के अवाम को कराची के हुकूक नहीं मिलेंगे, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से क्या हो गया, टूट गया था। अगर ऐसे मसाइल पेश कर दिए गए, बना दिए गए जिस तरह बांग्लादेश के साथ बना दिए गए थे मसाइल, उनकी कोई बुखात नहीं समझ रहे थे, उनके कोई मसाइल हल नहीं कर रहे थे, उनकी कोई भी चीज हम नहीं कर रहे थे। अगर हम वही मसाइल यहीं कराची के अंदर करेंगे तो मुमकिन है मसाइल उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन तो पॉसिबल है कि कराची तो 70% रेवेन्यू दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को तकरीबन हैंडल कर रहा है, तो क्या ऐसा तो सूरत हाल मुमकिन ही नहीं है? हम यही कहते हैं कराची जितना भी रेवेन्यू दे रहा है तो उसके कराची वालों को हुकूक तो मिले ना। कराची को कोई हुकूक नहीं मिल रहे, और वो जो लोग आपस में वफाक हो या सूबा हो, जो बल्दियाती इदारे हैं, वो अपने अपने इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं और अपने अपना रोना रोते हैं। अच्छा, वो जो जैसे मोहम्मद हसन भाई ने बात की थी, तो जिस तरह कराची के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के नाज़मीन गुजरे, जैसे वसीम साहब थे, मुस्तफा कमाल साहब थे, उनसे पहले अगर हम थोड़ा आगे चले जाएं तो नेमत अल्लाह खान साहब की भी बहुत बड़ी उनकी कारकर्दगी है। उनकी कारकर्दगी को हम नहीं भुला सकते। उन्होंने एक बेस रखा था जिसके बेस के ऊपर आगे चली थी सारी जो एक्टिविटीज और सारे तमाम तरह के काम। तो इसी तरह के लोग अगर कोई विजन लेकर के आता है, कराची को कुछ देना चाहता है, उनका माजी साफ हो, माजी पाक हो उनका, तो वो लोग कराची को बजाय कराची से लेने के कराची को दे सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो ब्लेम गेम या ब्लेम पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे पे इख्तियारात जो है वो डाल देते हैं कि ये इनका काम है। जैसे हमने वसीम अख्तर साहब के उसमें देखा कि उन्होंने कहा नाला साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, कचरा उठाना है। जिन्होंने कचरा उठाना था उन्होंने कहा हमारा नाले। तो ये इख्तियारात और ब्लेम गेम जो ब्लेम पॉलिटिक्स ही चलती आ रही है, कब देख रहे हैं आप इसको, कब खत्म होती दिखाई दे सकती है? ये तब तक चलती रहेगी जब तक हर फर्द हर इदारा अपनी जिम्मेदारी महसूस न करे। जब तक हर फर्द हर इदारा अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा, अपनी जिम्मेदारी के अंदर रहते हुए काम करेगा, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर आयद करेगा जो खुद काम नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर मैं गुफ्तगू ना कर पाऊं, काम ना कर पाऊं, और मैं जिम्मेदारी किसी के ऊपर लगा दूं, तो ये जिम्मेदारी
جو ہے صحیح نہیں, کسی کو اوپر بلیم نہیں لگا سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری دی گئی ہے, جس کو میئر بنایا گیا ہے, جو اختیارات اس کو دیے گئے ہیں وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے کراچی والوں کے لیے کچھ ڈیلیور کرے, کراچی کو کچھ دے دے. تو اختیارات کا رونا رویا, وہ اختیارات کا رونا جب رویا جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ کیوں نہیں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کراچی اس سیٹ کے لیے میئر شپ کے لیے تو اختیارات ہے ہی نہیں, پھر وہ میئر شپ لی کیوں جاتی ہے جس کے لیے اختیارات ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے ملے, اس کے ملنے کے بعد مجھے اس کے پورے اختیارات ہی نہیں, تو پھر میں اس چیز کو اپنے مطالبات میں کیوں لاؤں گا؟ تو وہ کام کی سیاست ہوتی ہے یا صرف نوٹ کی سیاست ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ نوٹ کی سیاست ہے, کسی کو کراچی کو کچھ دینا نہیں ہے. کراچی سے سب نے لیا ہے, کراچی کو ان لوگوں نے جو ہے نا سارا کچھ لے کر کے کراچی کو ایسے ہی لاوارث کے طور پر چھوڑ دیا. محمد حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے آپ نے نام لیے, جو مصطفیٰ کمال صاحب کا نام لیا کہ یہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں چیز کو, اگر آ جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ آگے یہ بھی نوٹ کی سیاست یا ووٹ کی سیاست پہ ہی ٹکے رہیں گے, کام کریں گے عوام کے لیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل آپ کا سوال میں ذرا 2 منٹ کے بعد جواب دوں گا. میں جیسے کہ رحمت صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کمیونٹی کے اوپر جو ہے نا تقسیم نہیں کرنا چاہیے. بنگالی برادری کمیونٹی کے اوپر کسی کو تقسیم نہیں کرتی, ایک پہچان ہے زبان کے اوپر, اس لیے میں نے بات کی. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا تاریخ کے اوپر. 1906 میں حسن ہے کراچی کا, حسن ہے جو مختلف زبانیں ہیں, تو بہت اچھا ہے, بہت ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکے میں بنی تھی. بنگالیوں نے بنایا تھا. نواب سلیم اللہ خان, ڈھاکہ احسان منزل, نواب وقار الملک, نواب محسن الملک, شیر بنگال کے فضل الحق, ان لوگوں نے بنایا تھا نا. 1913 میں قائد اعظم کو شامل کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ میں. قائد اعظم بانی نہیں تھے, شامل کیا گیا. اس کے بعد جب 1940 میں قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ شیر بنگال کے فضل الحق, بنگالی تھے نا. اس کے بعد پاکستان مارج وجود میں آیا 1947 میں, پہلا گورنر جنرل قائد اعظم. ان کے انتقال کے بعد دوسرا گورنر جنرل کون؟ خواجہ ناظم الدین بنگالی. لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے. ان کے انتقال کے بعد ان کو شہید کر دینے کے بعد دوبارہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. محمد علی بوگرا, محمد علی چودھری, حسین شہید سروردی, نور الامین, یہ سب بنگالی تھے, پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اور اسپیکر قومی اسمبلی گنواؤں میں مولانا تمیز الدین خان عبد الوہاب. تو پھر بھی آج یہ کمیونٹی اتنی لاچار کیوں بیٹھی ہے؟ میں کہاں آ رہا ہوں, دیکھیے ذرا, میں اس لیے کمیونٹی آج اتنی لاچار کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. تو عبد الجبار خان, فضل قادر چودھری, نور الامین صاحب کا تو قبر ابھی بھی یہاں ہے, قائد اعظم کے مزار کے ہاتھے میں وہ سو رہے ہیں, پاکستان کے واحد وہ تھے. اور محمود علی صاحب تاحیات جو ہے وزیر رہے پاکستان کے. یہ سب بنگالی کمیونٹی ہے, اور بنگالیوں نے پاکستان بنتے ٹائم سب سے زیادہ قربانی دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 90% قربانی بنگالیوں کی ہے. وہ ابھی تک اچھا, اب یہ کیا کہتے ہیں, اب آ رہا ہوں میں اس بات پر کہ بھائی بنگلہ دیش بن گیا ہے تو بنگالیوں کو جو یہاں رہ گئے ہیں ان کو ہم کوئی حقوق نہیں دیں گے. بہت غلط بات ہے. بنگالیوں کی مرضی کے خلاف بنگلہ دیش بنایا گیا ہے. بنگالیوں نے اگر ووٹ دیا تھا مجیب الرحمان کو تو بنگلہ دیش بنانے کے لیے نہیں دیا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بناؤ, اس لیے دیا تھا. ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ مجیب الرحمان نے نہیں لگایا, بنگالیوں نے نہیں لگایا, یہاں والوں نے لگایا. میں نام نہیں لے رہا, آپ کو پتا ہے, سمجھے نا جی. اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا, اور جن لوگوں نے تسلیم نہیں کی بنگلہ دیش کو وہ یہاں رہ گئے. اور کچھ ایسے لوگ جو ہے, بات آپ کو بتا رہا ہوں, جو بنگال میں رہ گئے تھے, جنہوں نے وہاں رہ کر بھی تسلیم نہیں کیا بنگلہ دیش کو. آج آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کے اندر ان کو پھانسی دی جا رہی ہے, پھانسی دی جا رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کر کے. فضل القادر چودھری پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی تھے, ان کے بیٹے صلاح الدین قادر چودھری کو وہاں پھانسی دی گئی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اس مقابلے میں پاکستان زیادہ اچھا نہیں ہے. الرحمان صاحب نظامی, یہ ان کو پھانسی دی جا رہی ہے وہاں پر. انہوں نے وہاں رہ کے تسلیم نہیں کی. اب ہم نے تسلیم کیا, ہمارے آبادات نے پاکستان کو تسلیم کیا, بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا. کیا اس کا صلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں تارکین وطن؟ میں مطاہر صاحب آخری یہ بات آپ کو بتا دوں, بنگالیوں کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی ہے. ہم آلریڈی پاکستانی ہے. 1971 کی جو 1973 کی جو قانون ہے اس میں بھی درج ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بنگالی پاکستانی ہے. لیکن ہمارے حقوق کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے, غصب کیا جا رہا ہے, ہمیں حقوق دینا نہیں چاہتے. اب انشاءاللہ بنگالیوں کے نمائندہ جماعت بن کر پاک مسلم الائنس دیوان بن چکی ہے. قانونی راستہ کیا اختیار کر رہے ہیں؟ پاک مسلم الائنس دیوان جو ہے
वो बन गई है, बंगालियों की नुमाइंदगी कर रही है। बच्चे अब्दुल कादिर दीवान कानूनी साहब रास्ता क्या इख्तियार किया जा रहा है? कानूनी रास्ता हमें जहां जहां भी जाना पड़े, एहतजाज भी हम कर रहे हैं, कानूनी रास्ता भी हम इख्तियार कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े ये केस लेके, हम जाएंगे। बच्चे अब्दुल कादिर दीवान तैयार बैठे हैं। इसलिए खामोश है कि पहले हुकूमत के साथ जरा खुद किताबत हो रहा है कि भाई इस मसले को आप हल करें। अगर ये हल कर देते हैं तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से जो लेटर आपको पहुंचा, तो उन्होंने बुलाया आपको मीटिंग के लिए? उन्होंने फिलहाल उन्होंने ये कहा कि आप जो है सिंध के अंदर जो नादरा वाले हैं आप उनसे मिले, उनको आप लोगों के लिए हिदायत भेज दी गई है। अनकरीब इंशाल्लाह हम लेकिन आप तो सिंध हुकूमत को मानते ही नहीं है ना? डीजी नादरा की बात कर रहा हूँ मैं, डीजी नादरा से मिलने की बात। सिंध के अंदर ही ना, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, मगर नादरा वफाक के अंदर में है ना सर, वफाक के अंदर में है। लेकिन जिस तरह से वफाक आज जो काम करे और सिंध हुकूमत कहती है कि सब इन्हीं का किया जा रहा है, हमने कुछ नहीं करा, सिंध हुकूमत करे तो वफाक कहता है कि ये लोग अपने हैंड में लिए हुए हैं, जो सूरत हालात चल रही है सियासत को लेकर वो भी ऐसी है। वफाक की हुकूमत ने तो हमें तस्लीम कर लिया, शनाख्ती कार्ड भी देने के लिए कह दिया, ये रोड आप कहते हैं। तो बात तो यही है ना कि सिंध हुकूमत करने देगी आपको ये? फिर इंशाल्लाह नहीं करने देगी तो कानूनी रास्ता तो है ना। अब वो बंगाली नहीं है जो 1970 में थे भाई, 2020-2021 है, अब बंगाली वो नहीं रहे, पढ़े लिखे लोग हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे लोग आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक की तरफ जाना मुझे। फिर अब इंशाल्लाह कानूनी रास्ता, क्या आपको लग रहा है कि कानूनी रास्ते से सिंध हुकूमत बैक मारेगी और वफाक का जो उन्होंने जिस तरह से एक्सेप्ट करा है वो पूरी तरह से इनको इख्तियार दे सकेगी? अगर वफाक ने कहा है तो सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। वफाक तो बहुत कुछ कहता है, सिंध हुकूमत देती नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि हम लोगों ने अपने आप को क्या किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। अगर हम इसी तरह तकसीम दर तकसीम करते जाएंगे ना, कहेंगे ये बंगाली है, फिर यहाँ तो कोई बचेगा ही नहीं। सही है, कोई बचेगा नहीं। लैंग्वेज जो है हम अपने आप को जो है ना, ये जो 18वीं तरमीम है ना, ये 18वीं तरमीम नहीं है, ये जराइम का जड़ है, जड़। अरे कानून है, उसको तो कह ही नहीं सकते हम, वो कानून है, बाकायदा आइन बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने लोगों की बेहतरी के लिए बनाया है। 18वीं तरमीम ने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं कह सकते आप, क्योंकि कानून और आइन बना है, इसको सब लोगों ने माना है, और कह ही नहीं सकते, बाकायदा लॉ बना हुआ है। बनाते हैं जो उनको सही लगे। वो ये है कि हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, और हमारे सामने जितनी भी तंजीमें नजर आती है ना, वो इलाकाई बन चुकी हैं। चलिए इस पे ही बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं और इस चीज पे बात हो रही है कि जो सूरत हाल है, कानूनी रास्ता है, क्या वही इख्तियार करने से मामला हल होगा, या जिस तरह से हुकूमत से खतो खिताबत पे बात हो रही है उस चीज से मामला ज्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकता है? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शहर कायद में जो कम्युनिटी रहती है, रिहाइश पजीर है, उन्हें इख्तियारात देना, उन्हें उनकी शनाख्त देना, उस पर बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो शहर कायद के अंदर जो मसले मसाइल हैं उस पर वफाक और सिंध किस तरह से नजर रखती है। रहमत साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। अब हम इस पर भी कंटिन्यू रखेंगे बात को कि जो कम्युनिटीज हैं उनको किस तरह से इख्तियारात, जो शहर कायद के इख्तियारात हैं, क्या वो सिंध हुकूमत पूरी तरह से डिलीवर कर पाई? आपने देखा सिंध हुकूमत ने तो कराची के जितने भी अहकामात हैं, कराची के जितने भी हुकूक हैं, जितने भी इख्तियारात हैं, उनको दिए नहीं। ठीक है, देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो मसाइल और बढ़ते जाएंगे तो फिर मसाइल की जो इंतहा है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बंगाल, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता इस तरीके से मामलात रहे तो फिर मसाइल को हम कहीं भी रोक नहीं सकते। तो सिंध गवर्नमेंट को जो है, जो कराची के जो भी इख्तियारात हैं वो कराची को देना चाहिए, और कराची के इख्तियारात जिसके भी पास आ जाएं, वो कराची वालों के पास, जिनके पास इख्तियारात आ जाएं, वो फिर वो ये नहीं कहें कि ये कराची जो है फिरान लैंग्वेज बोलने वालों का है, बंगालियों का है, सिंधियों का है, पठानों का है, मुहाजिरों का है। फिर कराची के अंदर ये करना पड़ेगा कि कराची के अंदर जो भी कौम रहती है, हम उन सब के नुमाइंदे हैं। कराची के अंदर जितने भी लोग बसेंगे, रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिंदगी गुजारेंगे, हम उन तमाम लोगों के हुकूक के अच्छा, हुकूक की आवाज उठाने के लिए कोई नुमाइंदा, कोई क़यादत के लिए चाहिए होता है। तो आप क्या समझते हैं कराची में कौन सी नुमाइंदा जमात है कराची के लिए जो ज्यादा तरीके से डिलीवर कर सके? पहले एमक्यूएम थी, फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हुए, मेरे ख्याल में ये है कि नजर आए। मेरे ख्याल में ये है कि जो पहले कराची के करता धरता सब थे, अब वो साइड हो गए, क्योंकि उनके सारे तमाम तर इख्तियारात उनको उस दौर में मिले हुए थे या लिए हुए थे, किसी भी तरीके से उनको इख्तियारात मौजूद थे। या वो अपने आप कमजोर समझते हैं? नहीं, उस वक्त 30-35 साल उनके हाथ में इख्तियारात तमाम तर उनके इख्तियार में था।
कराची का कोई भी पत्ता जो है ना उनके इजाजत के बगैर नहीं हिलता था। तो कहने का मकसद ये है कि उनके पास इतने इख्तियारात होने के बावजूद भी उनके पास इख्तियारात होने के बावजूद भी कराची वालों को कुछ नहीं दिया। तो आगे इससे बढ़कर उनको मंसूबे तो दे रहे हैं ना कराची वालों को, ग्रीनलैंड मंसूबा, और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। और कितने इख्तियारात मिल सकते हैं। अब ये है कि हम सब लोग कराची वालों को, बेहैसियत कराची वाले हों या सिंध वाले हों या पाकिस्तान वाले हों, बेहैसियत हम पाकिस्तानी कौम के अगर सोच रखते हैं तो हमारे हुकूक जो है हमें मिलने चाहिए। अगर हम बेहैसियत कौम के अंदर बटे हुए, कोई कहता है मैं बंगालियों को, कहता है मैं सिंधियों को, कहता है मैं मुहाजिरों को, कहता है मैं पश्तून हूँ, तो ये तकसीम जो है ना वो हमारे मुस्तकबिल के लिए वो पता नहीं फिर बंगाल। अच्छा, जो सूरत हाल अब क्रिएट हो रही है कराची में और पूरे पाकिस्तान में, बढ़ती महंगाई, किस तरह से देखना है इस चीज को, कि किस तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान को ये? मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो उनका तो कहना ये है कि हम कंट्रोल करेंगे। कोई भी चीज होती है कंट्रोल करने के लिए उसको टाइम लगता है। अगर वो सिंसियर हैं मामलात को तय करने के लिए तो कोशिश करते हैं तो मुमकिन है वो महंगाई को क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। मगर वो एकदम किसी भी चीज को, कोई भी इंसान जो है ना, कोई भी हुकूमत एकदम जो है उसको कंट्रोल पॉलिसी आपको नजर आती है कि मौजूदा हुकूमत के पास है पॉलिसी नजर आती है आपको? मसला एक पॉलिसी उनकी कोई भी सामने अवाम के सामने क्लियर नहीं है कि उनका विजन क्या है, कराची को, पाकिस्तान को क्या देना चाहते हैं। ठीक है, इस हवाले से ये तमाम तर मामलात हैं कि वो सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें। विजन क्लियर करने के बाद अवाम को तो कम से कम एतमाद में लें कि अवाम समझे कि चलो भाई आज नहीं तो 10 साल के बाद हमारे मसाइल हल होंगे। ठीक है, वो उनके सामने कोई इस तरह का कोई क्लियर विजन मौजूद नहीं है, कोई प्लानिंग मौजूद है ही नहीं, तो इस एतबार से वो क्या दे पाएंगे। अच्छा, जो हुकूमत जो अवाम को देती है लॉलीपॉप, जिसमें लंगर खाने हैं, शेल्टर होम्स हो गए, सेहत कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे जो वजीफे बांधे थे, तो क्या आपको लगता है कि अवाम इससे मुतासर हुई है? अवाम से इसका मकसद ये है कि हम अपनी कौम को भिखारी बना रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कौम को क्या कर रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। बजाय आप लंगर खाना खोलने के फैक्ट्री खोलें। ठीक है, बजाय आप मंथली जो आप जो एहसास प्रोग्राम है, XYZ जितने भी प्रोग्राम आप चलाते हैं, इस सरमाए को किसी मस्बत तरीके से आप लगाएं ताकि अवाम जो है अपने पांव पर खड़ा हो जाए। आप आज देते हैं, कल नहीं देंगे। लंगर खाने का मकसद क्या है? आप हमेशा अपनी कौम के जमीर को मारना चाहते हैं, इसकी जमीर को मुर्दा बनाना चाहते हैं। लंगर खाना बनाने से बेहतर है कि छोटी मोटी इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर आप फैक्ट्रियां बनाएं, कारोबारी सिस्टम चले, तो अवाम जो है वहां पर लंगर खानों में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर हमें ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम खुदा न खास्ता इतना बेजमीर नहीं है कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ लंगर खानों के ऊपर बैठ करके गुजारे। हमारा सवाल हुकूमत से पहले भी यही था कि लंगर खाने खोलने की जगह उनको इतनी इस्तिताअत दे दें कि वो खुद कर सकते थे। मैं आपकी तरफ आऊंगा हुसैन साहब, क्या जिस तरह से भी बात आपने सुनी इनकी भी कि अवाम को मोहताज कर दिया गया है, क्या बंगाली कम्युनिटीज को भी ऐसी मोहताज किया गया इन चीजों पे? मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक लंगर खाने की बात है ना, ये मेरा ख्याल उन लोगों के लिए है। बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं, बहुत से लोगों ने माँ बाप को निकाल दिया हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, बूढ़ा है, ज़ईफ है, वो शायद उनके लिए हो, वो समझे ना। बाकी वैसे तो आम लोगों के लिए तो नहीं। कोई इज्जतदार आदमी तो लंगर खाने में जाकर कोई खाना नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी हो। पर वो तो अलग मसला है। आप एक सवाल कर रहे थे कराची के ऊपर कि किसके हाथ में कराची अगर आए तो मसला हल हो सकता है। तो पिछला नुमाइंदगी अगर कोई हो तो किसके लिए? मैं आपसे बात करूं, MQM वालों को तो आजमा लिया लोगों ने, और 2015 में मेयर इनको भी बना के वो तब भी आजमा लिया, अब तो बेकार है उनको आजमाना। मैं अवामुन आपसे गुजारिश करूंगा सिंध हुकूमत से ट्राई करें किसी को बनाने के लिए। फिर हुकूमत क्या बोलूं, उनको क्या ट्राई करना है। गुजारिश ये कि सिर्फ कराची के ऊपर अगर बात है ना, तो मैं कोई खुदा न खास्ता मैं कोई किसी की वैसे हिमायत नहीं कर रहा। वो काम किया उन्होंने, जो कि मुस्तफा कमाल साहब जो है जिस अंदाज में अपने इक़्तिदार के दौर में काम कर रहे थे, अगर इस वक्त उनको, और एक नई क़यादत है बच्चू अब्दुल कादिर दीवान, उनको चाहने वाले बहुत है कराची के अंदर 107 आबादियों में उनको लोग रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इन दो पार्टियों को वोट दे, मुस्तफा कमाल साहब को और बच्चू अब्दुल कादिर दीवान की पार्टी। ऐसा नहीं हो सकता किसी नई शख्सियत को मौका दिया जाए? किसी नई शख्सियत को मौका दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल? देखिए, मुस्तफा कमाल साहब को तो देख लिया ना, आजमा लिया, लेकिन उन्होंने काम भी किया, केसेस भी सामने आए, वो भी हमने देखे, काम किया, नो डाउट। पैसे कोई भी केस ऐसा नहीं है जो उनके ऊपर अभी तक साबित हुआ। केसेस तो चल ही रहे ना, चलने दे, चलने दे। लेकिन मुस्तफा कमाल को अगर लाया जाए, क्योंकि उनको तजुर्बा है, उन्होंने पहले काम किया है, उनके किए हुए काम कराची में नजर आते हैं। किस चीज का तजुर्बा है?
قبضے کا تو نہیں, بلدیات کے حوالے سے, بلدیات کے حوالے سے جو ہے ان کا بڑا تجربہ ہے, کام کیا انہوں نے, ان کو آگے لایا جائے اور ان کے ساتھ بچے عبد القادر دیوان صاحب کو اگر انہیں لے آتے ہیں خان صاحب کی طرح, اگر انہیں ہم لے آتے ہیں بائی ان کی نیچر کے حساب سے ہم لے آتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر جو دیگر لوگ ہیں اگر انہوں نے اس طرح کا غبن کرنا شروع کر دیا, میری بات سنیں, کیا ہوگا؟ خان صاحب کی بات آپ نے کی نا, انگلی اٹھائیں گے پھر. خان صاحب کے پاس جو وزیر ہیں سوائے چند لوگوں کے جو پرانے ہیں, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید وغیرہ, یہ تو خیر منجے ہوئے لوگ ہیں. اصل میں خان صاحب کو جو MP ایم این ایز ملے وہ سارے نئے ہیں, ان بیچاروں کو ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے کام کرنے کا, جس کی وجہ سے ان کو زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی تو ایک دو پرانے ہیں, باقی سب تو نئے ہیں. مصطفیٰ کمال خود جو ہے وہ پہلے MP بھی رہ چکے, اور سینیٹر رہے ہیں, اور انہوں نے 4 سال باقاعدہ کام کیا ہے. ان کا اپنا تجربہ کافی ہے, ان کا جو اپنا تجربہ ہے نا وہ کافی ہے, ان کو آتا ہے کام. میں کہتا ہوں آنے والا وقت جو ہے بلدیاتی الیکشن میں اختیارات کے ساتھ, وسائل کے ساتھ مصطفیٰ کمال کو, بچوں عبد القادر دیوان صاحب کو موقع دے کراچی والے, انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی نئی شخصیت کو ہم موقع دیں تو کون اس صورت میں نظر آ سکتا ہے؟ نئی شخصیت جو میئرشپ کو پہلے نہ دکھ سکا ہو, میئر نہ رہ سکا ہو, نہیں جو نہ رہ سکا ہو, تو اس کو تو سیکھنے میں بھی 1 سال چاہیے بھائی, اس کو تو سیکھنے میں بھی 1 سال چاہیے. تو مطلب وفاق کی طرح وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے ایسے ہی ہوگا جیسے وفاق ہے نا, عمران خان کے علاوہ باقی سارے ایسے ہی. عمران خان خود بھی پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں, انہوں نے خود بھی کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ مجھے تو تمام اداروں کے معلومات لیتے لیتے بھی 1.5 سال گزر گئے. ہاں یہ بھی ہے. چلیں سمجھے نا رحمت صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا پھر وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. محمد حسین صاحب جس طرح بات کر رہے تھے جا رہا ہے کراچی معیشت کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, مثال کے طور پر ہم دوسرے لوگوں کو کراچی کو یا پاکستان کو صرف تجربہ کا نہیں بنانا کہ بھائی مجھ سے نہیں چل پایا, اگر مجھ سے نہیں چل پایا آپ چلا کے دیکھیں, آپ سے نہیں چل پایا تو وہ چلا کے دیکھیں, اس سے یعنی اس کا مقصد ہے کہ ہم عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تجربہ کار نہیں کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کو. اصل چیز یہ ہے کہ تجربہ تھے تو کراچی کو انہوں نے کچھ دیا بھی تو نہیں نا. مسئلہ یہ ہے اگر جن لوگوں نے کراچی کو دیا, ہم کسی خاص فرد, کسی خاص لوگوں کا ہم نام نہیں لے رہے. مثال کے طور پر کراچی کے اندر جو لوگ رہے, مثال کے طور پر ہیں MQM والوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی, ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بلین موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ہٹ کر کے کراچی کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, میں خدا نخواستہ کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہم ایک تجزیہ کار ہیں, دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, ان کے اوپر آج تک کسی طرح کا کوئی بلیم نہیں آیا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر. تو ان لوگوں کو کیوں نہیں آگے لایا جا سکتا؟ عوام کے اندر کے لوگ ہیں, نہ بنگلوں میں رہتے ہیں, نہ ڈیفینس میں رہتے ہیں, نہ کسی طریقے کے ان کے اوپر کرپشن کے کوئی الزامات موجود ہیں, جو عوام کے اندر رہتے ہیں. ہم ان کے گریبان کو تو پکڑ سکتے ہیں نا. مثال کے طور پر حافظ نعیم الرحمان کو ہم لائیں تو وہ تو ڈیلیور کر سکتا ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر تو کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ہے, ایسے لوگوں میں ایسی تنظیموں پوٹینشیل ہے, ان کے پاس باڈی موجود ہے, کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. باقی یا یہ کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جس تنظیم کے جو اچھے لوگ ہوں, جن کے پاس کرپٹ لوگ نہ ہوں, جن کو تمام لوگ متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہوں, ہر تنظیم کے لوگوں کو, اچھے لوگوں کو لا کر کے کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور اگر آگے چل کے اس میں ایسا ہو گیا کہ 2 پارٹیز الگ ہو گئی, PDM بن کے بیٹھ گئی کوئی نہیں, تو ہم پھر ہم کہاں کریں گے؟ نہ کراچی کریں گے, کہیں کریں گے. اس اعتبار سے بلدیاتی اداروں کے اعتبار سے جس تنظیم کے اندر اچھے مخلص لوگ ضرور ہوں گے, یہ نہیں کہ کوئی تنظیم جو ہے مخلص لوگوں سے خالی ہے, کوئی بھی نہیں. تو جو تنظیمیں ہیں جن کے پاس اچھے لوگ ہیں, جن کا دامن پاک ہے, جن کا ماضی جو ہے وہ بلیم سے جو ہے وہ پاک ہے, ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی کلیئر تھا, لیکن اس کے بعد ہی تو ہوا وہ سب. تو یہ ان کے علاوہ بھی تو آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر ہم جو کراچی کے اندر رہتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام تو لینا پڑے گا. اگر کہیں گے بھائی یہ چیز کیا ہے, ایک دودھ ہے پانی ملا ہوا, ایک اصل ہے, میں کہوں یہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, مجھے اس کا ہی نام لینا ہے, اس کے اندر صفائی ہے, اس کا نام نہیں لوں گا, کیونکہ پاکستانی عوام, کراچی کی عوام اس کو قبول نہیں کرتی. تو ہمیں تو اچھے لوگوں کو اور وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اس کو پینے سے اپنا طبیعت خراب کرنا, وہ پینے پانی والا ہے, کیونکہ ہم تو عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. ہماری غلطی ہے نا, اچھی چیز کی غلطی موجود نہیں ہے, ہماری غلطی ہے. میں جماعت اسلامی کے خلاف نہیں ہوں, حافظ نعیم الرحمان بہت اچھے ماشاءاللہ وہ ہیں. اصل میں نعمت اللہ خان صاحب, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ زندہ ہوتے تو شاید میں ان کا بھی نام لیتا, سمجھے نا.
ठीक है, जमात इस्लामी वाले बड़े अच्छे लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। मुस्तफा कमाल साहब की बात मैंने यूं की कि वो 4 साल गुजार चुके हैं, उस तजुर्बे के बारे में बात की है। नहीं, मैंने उनसे सवाल ही करा था कि कोई नई शख्सियत, मैंने सवाल उसी पे किया था। जमात इस्लामी के जो लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, अच्छे लोग हैं और हमारे हुकूक के लिए भी आवाज उठाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोग एमक्यूएम में हैं, वहां से लिए जाएं, अच्छे लोग मुस्तफा कमाल के पास है, वहां से लिए अच्छे लोग। कराची को अब अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, मुखलिस लोगों की जरूरत है। इसी तरह हमारे यहाँ ये चीज आम है। एक मिनट, आप दोनों मेहमानों, सर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे वाइंड अप का कहा गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। कराची शायद अब एक किसी अच्छी शख्सियत का मुंतजर है कि कोई ऐसा शख्स आए जो कराची को ओन करे, अच्छे तरीके से उसके फंड्स उसको डिलीवर कर सके, अवाम को उनके हुकूक डिलीवर कर सके, और जो यहाँ पर रहने वाली कम्युनिटीज है उनको उनके जायज हुकूक वाज़े तौर पर दिलाए जा सके और उनको पूरी तरह से मुतमईन किया जा सके कि हाँ आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारा आइन, हमारा कानून हम सबको यही कहता है कि यहाँ रहने वाला पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी ही तस्वुर किया जाता है। अब हुकूमत इसको किस तरह से लेती है और किस तरह से उनको क्लेरिफाई करती है, ये आने वाले वक्त बताते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।